ठीक है। तो हर लॉ का कुछ ना कुछ एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। कोई भी लॉ अपने आप में एब्सोल्युटली अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी अगर लॉ बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस छोड़े जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। कुछ सर्कमस्टांसेस में आपको जो एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट रखना पड़ता है। तो इसी वजह से टैक्सेशन में भी कुछ ऐसी इनकम्स रखी गई हैं, टैक्सेशन में भी कुछ ऐसे प्रोविज़न रखे गए हैं कि कुछ ऐसे टाइप्स हैं इनकम के जिनको आपने डेलिबरेटली बाहर रखा है टैक्स के दायरे से, टैक्स के एक एम्बिट से, उसके एक जुरिस्डिक्शन से, ठीक है। तो पिछली हमने जो वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि कौन कौन सी वो रिसिप्ट्स हैं जो इनकम के एम्बिट में आती हैं, जिसको आप इनकम के डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आज की जो इस वीडियो का एक विषय जो है वो ये है कि कौन सी ऐसी इनकम है जो टैक्स के दायरे से बाहर है, जिसमें टैक्स का जो एक जुरिस्डिक्शन है वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी हमने पढ़ा था पिछले ऑडियो में, या जो भी हमने पिछले ऑडियो में जो भी डिस्कस करा था, उसी का ही हम एक एक्सेप्शन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि वो कौन कौन सी ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं, वो कौन कौन सी ऐसी जो पॉइंट्स होते हैं जो इनकम की कैटेगरी में आते हैं, कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में इनकम की क्या डेफिनेशन है। तो पिछली क्लास में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। आज के क्लास में हम इसका एक अपोजिट स्पेक्ट्रम पे जाएंगे। हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी इनकम होती है जो इसे टैक्स के एम्बिट से बाहर रखा जाता है, जिसे कह सकते हो जिसके ऊपर टैक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। तो हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। हर जो भी लॉज होते हैं, हर लॉ जो होता है वो एब्सोल्युटली किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो टैक्सेशन के जो लॉज हैं, पर्टिकुलरली जो इनकम पे जो टैक्सेशन के लॉज हैं, उनमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। वे एक्सेप्शंस क्या हैं कि कुछ ऐसी टाइप की इनकम्स होती हैं या कुछ ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं जिनको इनकम नहीं माना जाता, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो पिछले जो हमने क्लास में जैसे कि डिस्कस करा था कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा, किस किस के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा, कौन सी इनकम के ऊपर, ठीक है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन सी इनकम है जो टैक्स के दायरे से, जो एक टैक्स का जो एक एम्बिट है, जो टैक्स का एक जुरिस्डिक्शन है, उससे बाहर है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सेक्शन 10, ठीक है। तो सेक्शन 10 जो है इनकम टैक्स का, और जो इससे रिलेटेड जो सेक्शन है 10 है, 10A, 10AA, 10B, 10BA, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 11, 12, 13 और 13A। तो ये बेसिकली उन इनकम के बारे में बात करता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, मतलब यानी कि विच डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एसएससीज टोटल इनकम। अब ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल इनकम क्या होती है। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, अभी मैं अगर एक वन लाइन में बताऊं कि आपने साल भर में एक पिछले प्रीवियस ईयर में सारे सोर्सेस को मिला के, सारे स्रोतों को मिला के कितनी आय आपने उपार्जित करी है, कि मतलब सारे सोर्सेस से आपने कितनी इनकम कलेक्ट करी, ठीक है। कि अगर जैसे मैं कोई बिज़नेस करता हूँ, मैंने बिज़नेस से भी वो इनकम अर्न करी है, ठीक है। तो मैंने बिज़नेस से भी उस इनकम को अर्न करा। उसके बाद मैंने सपोज़ करो मैं कोई कहीं से कोई लॉटरी वगैरह भी जीत गया तो वहाँ से भी मुझे पैसे मिले, ठीक है। या मेरी अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने उसको रेंट पे दे रखा है, वहाँ से भी मुझे कुछ इनकम की अर्निंग होती है। तो इन सारे सोर्सेस को कंबाइन करके, इन सारे सोर्सेस को मिला के मेरी इनकम कितनी होती है उसे टोटल इनकम कहते हैं। कि आपके सारे सोर्सेस को कंबाइन करके आपकी कितनी इनकम है, ठीक है। या अगर मान लो मैं कहीं जैसे जॉब कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके अलावा मेरा एक दूसरा घर भी है, मेरी कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, उसको मैंने रेंट पे दे रखा है, वहाँ से मुझे रेंट रिसीव होता है, तो वो भी मेरी एक इनकम है, वो मुझे दूसरे सोर्स से जो है मैं अर्न कर रहा हूँ। तो आपके जितने भी सोर्सेज हैं इनकम के, उन सारे सोर्सेज को कंबाइन करके प्रीवियस ईयर में आपने जितनी इनकम अर्न करी उसे कहा जाता है टोटल इनकम।
और जो जो भी लास्ट में जब आप टैक्स देते हैं, ठीक है, जब साल के एंड में, जब फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है, तो फाइनेंशियल ईयर के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी आप जिस इनकम पे आप टैक्स देते हो उसको टोटल इनकम कहा जाता है। ठीक है, टोटल इनकम मतलब सारे सोर्सेज को कंबाइन करके पिछले साल प्रीवियस ईयर में आपने कितनी कमाई करी। ठीक है, तो जो इनकम टोटल इनकम का पार्ट होती है, ठीक है, जो भी इनकम टोटल इनकम का हिस्सा होती है उसी को ही टैक्सेबल इनकम माना जाता है। ठीक है, अगर कोई इनकम अगर टोटल इनकम का पार्ट अगर बन रही है तो फिर वो टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेक्शन 10, 10A, 10AA, 10B, 10BA, 11, 12, 13 और 13A, ये बेसिकली उन इनकम के बारे में बात करते हैं जो बेसिकली टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती। While Section 10A appends a list of income absolutely exempt from tax। ठीक है, सेक्शन 10 में वो इनकम आती हैं जो एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA, 11, 12, 13 एंड 13A डील विथ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन, कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के जो एसएससीज हैं, जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जो आने वाले जो टैक्स पेयर हैं उनको आपने एग्जाम कर दिया है। कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो स्पेसिफिक टाइप के जो एसएससीज हैं, आपने उनको इस लिमिट से आपने बाहर कर दिया। जैसे कि न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन अ फ्री ट्रेड जोन, मतलब जिनको आप SEZ कहते हो। ठीक है, SEZ का बेसिकली मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लगी हुई जो भी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई हैं जिस एरिया में, वो सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो होती है फ्री ट्रेड जोन में, या आपके चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट यानी कि आपके जितने भी NGOs वगैरह होते हैं, एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, तो ये इनमें इंक्लूड होती हैं। और इन जो पर्टिकुलर जो कैटेगरीज जो यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, इनको ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, इनके ऊपर कोई टैक्स के लॉज अप्लाई नहीं होते। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो इसमें से अब कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो कि सेक्शन 10 में जिसको कहा गया है कि ये एग्जेम्प्टेड हैं, कि मतलब इनके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले सेक्शन 10 सब सेक्शन फर्स्ट में क्या 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 चीज़ कह रखी है, एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम को हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने एग्रीकल्चरल इनकम वाली वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी कि एग्रीकल्चरल इनकम को क्यों नहीं माना जाता है, एग्रीकल्चरल इनकम को क्यों नहीं ट्रीट करा जाता है एज अ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ फैमिली इनकम बाय अ मेंबर ऑफ एन HUF। ठीक है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने आप में ही एक SSC है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो इनकम है उसके ऊपर एज अ होल फैमिली के इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। तो जब पूरी फैमिली की इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग गया है, तो अगर कोई इनकम कोई फैमिली का मेंबर अगर रिसीव कर रहा है, ठीक है, किसी फैमिली के द्वारा, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि फैमिली की इनकम एज अ होल उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स अप्लाई हो चुका है, उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम आगे डिटेल में देखेंगे। शेयर ऑफ अ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म। ठीक है, क्योंकि फर्म की भी प्रॉफिट जो होती है वो एक साथ टैक्सेबल हो जाती है। फर्म जो भी उनको प्रॉफिट होता है, जो भी वो पैसा कमाते हैं, वो बेसिकली उसके ऊपर ऑलरेडी वो फर्म जो है कलेक्टिवली एक साथ उनकी इनकम पे टैक्स हो जाता है, क्योंकि फर्म अपने आप में एक SSC है। ठीक है, फर्म अगर टैक्स देगी तो अपने नाम से टैक्स देगी। ठीक है, तो जिस इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है उसके ऊपर फिर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फर्म के इनकम के ऊपर फर्म ने अपने नाम से टैक्स दे दिया। ठीक है, फर्म जो है वो अपने नाम से टैक्स का भुगतान कर चुकी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जो टैक्स का भुगतान करके जो प्रॉफिट बचा है, उस प्रॉफिट का अगर कोई हिस्सा किसी फर्म के पार्टनर को मिल जाए तो ऑब्वियसली, ठीक है, जिस इनकम के ऊपर टैक्स लग चुका है उसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात करी गई है लीव सैलरी की और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मतलब अगर किसी भी पर्सन को अगर रिट्रेंच करा जाता है, रिट्रेंच का मतलब होता है कि जिसे कह सकते हो उसको अगर जॉब से फायर करा जाता है, जॉब से अगर निकाला जाता है। ठीक है, तो उसको जो आप जॉब से निकाल रहे हो उसके बदले में आप उसको एक सर्टेन
एक फाइनेंशियल कंपनसेशन आप प्रोवाइड करते हो, ताकि कुछ समय के लिए जब तक उसे कोई दूसरी जॉब नहीं मिल जाती वो जो अपनी जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना एक मेंटेन कर सके, तब तक के लिए जब तक उसको नेक्स्ट जॉब नहीं मिल जाती। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन को भी एग्जेम्प्ट किया जाता है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर किसी को मिलता है, ठीक है, कोई कहीं पे अगर जॉब कर रहा है, उसकी जॉब चली गई, उसके बाद कंपनी ने उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया, तो वो टैक्स के दायरे से बाहर होगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो इसमें देख रहे हैं, कंपनसेशन रिसीव्ड बाय विक्टिम ऑफ भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर, और उसी के नीचे जो पॉइंट है दोनों सिमिलर हैं, कंपनसेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल और हिज लीगल हायर ऑन एन अकाउंट ऑफ एनी डिज़ास्टर। कि यानी कि अगर जैसे जो भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर जो हुआ था, ठीक है, तो उस भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर में जो भी लोगों को कंपनसेशन मिला है, तो वो कंपनसेशन के ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब भी मुआवजा देती है, ठीक है, जब भी कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट में जो भी लोग इंजर्ड हो जाते हैं या अगर कोई मर गया है, तो उसके जो भी डिपेंडेंट्स हैं या उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको जिसे कह सकते हो कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी मुआवजा दिया जा रहा है या जो भी कंपनसेशन दिया जा रहा है, उसको भी एक टैक्स की लिमिट से बाहर रखा गया है, उसके ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और सेपरेशन। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करता है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, वो कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जिन कंपनियों में गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर वो अपनी नौकरी छोड़ते हैं या समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उनको जो कंपनसेशन जो मिलता है, ठीक है, आपने एक टर्म सुना होगा वीआरएस जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि कोई पर्सन वो गवर्नमेंट जॉब में है, उसने वीआरएस ले लिया। वीआरएस का क्या मतलब है कि मतलब उसने अपने समय से पहले ही उसने अपने आप को रिटायर कर लिया। ठीक है, रिटायरमेंट की एज जो है वो 60-65 तक होती है डिपेंडिंग अपॉन रूल्स। बट अगर मान लो कोई पर्सन उस एज तक पहुंचने से पहले ही अगर वो खुद को रिटायर कर ले, ठीक है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब कि वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, अपनी फ्री विल से, अगर वो फ्री विल से खुद को रिटायर कर रहा है, तो उस टाइम पे जो उसको जो कंपनसेशन मिलता है, ठीक है, तो वीआरएस पे जो भी आपको अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है, उसके ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। अब इसमें आप देख सकते हैं एनी सम इंक्लूडिंग बोनस ऑन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट बीइंग अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो इसके आप साथ में सेक्शन भी आप नोट करिए, 10 सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। ठीक है, तो जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी अमाउंट मिलता है, ठीक है, एक भी जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने करवाई हुई है, ठीक है, उसका जो भी अमाउंट आप रिसीव करोगे वो भी टैक्स फ्री होता है। बस वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस को लेकर डाउट हो तो। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड के बारे में भी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो भी पैसा आपको प्रोविडेंट फंड से मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है, एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है, जो भी इस पर्टिकुलर स्कीम के जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको जो पैसा मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है। एनी अमाउंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड टू द लीगल आयर्स ऑफ एन एम्प्लॉय। सुपर एनुएशन फंड क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर जिसे कह सकते हो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे पीएफ होता है, ये ऑलमोस्ट उसी पीएफ के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ठीक है, तो जो भी अगर कोई सुपर एनुएशन फंड का पैसा किसी भी पर्सन के, किसी भी एम्प्लॉय के जो लीगल हायर्स हैं, यानी कि जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी जैसे हिंदी में कह सकते हो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनको जो भी पैसा रिसीव हो रहा है वो भी टैक्स फ्री है। हाउस रेंट अलाउंस सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। तो हाउस रेंट अलाउंस जो होती है, हाउस रेंट अलाउंस मतलब कि
अगर मान लीजिए कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय, ठीक है, कहीं अगर वो किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, और वो मान लो कहीं पे रेंटेड रहता है, और कंपनी जो है वो उसको एक एक्स्ट्रा अलाउंस दे रही है सैलरी के ऊपर कि आप अपना रेंट पे करने के लिए हम आपको अलाउंस दे रहे हैं, इससे आप अपना रेंट पे कर लीजिए, ठीक है। एक तो ये होता है कि मैं अगर अपने किसी, जिसे कह सकते हो, एम्प्लॉय को एक हाउस रेंट पे लेके दे दूँ तो वो तो परक्यूजिट हो गया। ये अलाउंस क्या होती है कि मैं एक पर्सन को क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन मेरे अंडर एम्प्लॉय है, मैं उसको सैलरी के ऊपर सपोज करो 10 या 15,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि आप ये 10 या 15,000 है, आप इसको रखिए, इससे आप अपना रेंट पे करिएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा अलाउंस जो पे करी गई है रेंट को, ताकि एम्प्लॉय अपना रेंट पे कर सके, ठीक है, उसको हाउस रेंट अलाउंस बोला जाता है, ठीक है। स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सर्टेन एग्जेम्प्टेड सिक्योरिटीज़। सर्टेन एग्जेम्प्टेड सिक्योरिटीज़ यानी कि कुछ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करो तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कुछ पर्टिकुलर ऐसी, जिसे कह सकते हो, कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, या जैसे आपने जो एनएससी सुना होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, या जो भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, तो इनमें आप अगर इन्वेस्ट करो तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, वहाँ से जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं, उन सिक्योरिटीज़ पे अगर आपने इन्वेस्ट करा है और वहाँ से आप कुछ इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो वो भी एग्जेम्प्टेड होंगी इनकम टैक्स से, ठीक है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 में नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो भी स्कॉलरशिप अगर किसी को कोई मिली है, ठीक है, अपनी एजुकेशन की कॉस्ट को कवर करने के लिए, तो उसके ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। डेली अलाउंसेस टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जो भी अलाउंसेस मिलती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है, वो भी एग्जेम्प्ट होती हैं। तो जो भी एमपी है या जो भी एमएलए है, वो जो भी रिसीव कर रहा है डेली अलाउंस, उसके ऊपर उसे कोई टैक्स नहीं देना है। एंड एनी अदर अलाउंस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, और उसके अलावा अगर कोई दूसरी अलाउंस मिलती हैं वो भी टैक्स फ्री होंगी अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस अगर मीट होती हैं तो। रिवॉर्ड्स गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर लिटरेरी, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वर्क और अटेनमेंट और फॉर सर्विस फॉर एलिवेटिंग डिस्ट्रेस ऑफ पुअर, वीक एंड एलिंग, और फॉर प्रोफिशेंसी इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स और गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। कि अगर गवर्नमेंट आपको कुछ अवार्ड दे रही है, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई भी अवार्ड दिया है, ठीक है, अगर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अवार्ड्स देती है, ठीक है, जैसे पद्म भूषण है या भारत रत्न है, तो उसमें जो आपको जो भी एक अवार्ड की जो भी एक प्राइज़ मनी, जिसे आप एक कह सकते हो, वैसे प्राइज़ मनी कोई सही वर्ड नहीं है, मतलब जो भी उस अवार्ड के साथ जो भी आपको जो मॉनेटरी एक बेनिफिट रिसीव हो रहा है, ठीक है, जो भी मनी के टर्म्स में जो भी आप बेनिफिट रिसीव करोगे उस पर भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। और गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, जो भी गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेवरी वगैरह के लिए जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसमें भी अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो भी टैक्स के दायरे से, टैक्स की एम्बिट से बाहर है। पेंशन एंड फैमिली पेंशन ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर, ठीक है, ये उसी ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, तो जो आर्म्ड फोर्सेस के जो भी मेंबर्स हैं उनके फैमिली को, मेंबर्स को जो भी फैमिली पेंशन मिल रही है, ठीक है, वो भी टैक्स के इनकम से एग्जेम्प्ट है। नोशनल प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी पैलेस ऑक्यूपाइड बाय फॉर्मर रूलर, ठीक है, जो भी हमारे जो पुराने जो जो पुराने जो जैसे जो राजा महाराजा वगैरह थे, वो अपनी जो प्रॉपर्टी से जो भी इनकम अर्न करते हैं उनको भी एग्जेम्पशन दे दिया गया है। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ की इनकम भी एग्जेम्प्ट है।
एनी इनकम ऑफ हाउसिंग बोर्ड कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज़। जो भी हाउसिंग बोर्ड हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की जो हाउसिंग से रिलेटेड जो भी इनके जो भी अथॉरिटीज़ होते हैं उनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट होती है। इनकम ऑफ फंड्स इस्टेब्लिश्ड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए जो भी फंड्स इस्टेब्लिश करे गए हैं उनकी इनकम को भी एग्जेम्प्ट करा गया है। एनी इनकम ऑफ अ पेंशन फंड सेटअप बाय LIC और अदर इंश्योरर अप्रूव्ड बाय द कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस और IRDA, मतलब जो भी LIC के या किसी भी अन्य इंश्योरेंस कंपनी के जो भी पेंशन फंड में इन्वेस्ट करके जो इनकम मिलती है वो, ठीक है। और उसके बाद जो 2 पॉइंट्स हैं वो सिमिलर ही हैं, ठीक है। एनी इनकम ऑफ ट्रस्ट और सोसाइटी अप्रूव्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जो भी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनकी इनकम के ऊपर भी कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। इनकम अराइजिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड कंस्टिट्यूटेड और अपॉइंटेड अंडर एनी इनेक्टमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। तो जो भी रिलीजियस या चैरिटेबल वर्क करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी इनकम को भी टैक्स के एम्बिट से दूर रखा गया है, ठीक है। इसमें लास्ट में ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनकम ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो IRDA की जो इनकम है उस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसकी इनकम के ऊपर भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। इनकम ऑफ प्रसार भारती, ठीक है, जो आकाशवाणी वाले जो होते हैं उन आकाशवाणी की इनकम के ऊपर भी कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इनकम ऑफ एनी म्यूचुअल फंड सेटअप बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो स्वच्छ भारत कोष है या जो क्लीन गंगा फंड है इनके ऊपर भी कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने जो है इस वीडियो में कोशिश करी है कि सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस करूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो, ठीक है। तो वो सारी इनकम जो टैक्स के एम्बिट से बाहर हैं या जिनके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता उनकी लिस्ट बहुत एग्जॉस्टिव है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है उनकी, तो अगर मैं उसको अगर डिस्कस करूं तो उसमें से कई सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रेलेवेंट नहीं होंगे। तो मैंने कोशिश ये करी है वही पॉइंट्स डिस्कस करूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर एक सिंगल वीडियो में इसको कवर कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसी में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को ही। तो हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।